आज हम एक ऐसी रहस्यमयी समुद्री संरचना पर चर्चा करने वाले हैं जो इंसान की सोच को ठीक वैसे ही दो हिस्सों में बांटती है जैसे वो समंदर की लहरों को बांटती हैं। सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं, ये सदियों से चला आ रहा एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो आज भी हमारी उत्सुकता को जगा देता है। भारत के दक्षिणी तट और श्रीलंका के बीच मौजूद ये उथला समुद्री रास्ता अपने आप में न जाने कितने अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो आखिर राम सेतु है क्या? एक मिथक या एक ऐतिहासिक सच? बस यही एक सवाल हमारे आज के इस निष्पक्ष विश्लेषण की नींव रखता है। हम एक ऐसी भौगोलिक घटना को समझने जा रहे हैं जहां धर्म, विज्ञान और आधुनिक राजनीति एक दूसरे से बहुत ही अनोखे और शानदार तरीके से टकराते हैं। इस विषय पर सबकी अपनी एक अलग राय है। किसी के लिए ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है, तो किसी के लिए भूविज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार। चलिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के इसके हर पहलू को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर की शुरुआत अगर हम आस्था के नजरिए से करें तो रामायण में वर्णित वानर शिल्पी नल और नील द्वारा बनाया गया ये तैरते पत्थरों का सेतु कोई आम ढांचा नहीं था। ये 100 योजन लंबा पुल असल में अनुशासन, उद्देश्य और एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक स्मृति का प्रतीक है जिसने हजारों सालों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महाकाव्य हमें बताता है कि कैसे एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को सामूहिक प्रयास और अटूट विश्वास से पार किया गया। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम था जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। अब यहाँ जो बात सचमुच बेहद रोचक है ना, वो ये है कि भारत और लंका के बीच इस उथले पथरीले मार्ग का जिक्र सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर के अलग अलग प्राचीन ग्रंथों को अगर देखें, जैसे बौद्ध और जैन साहित्य और यहाँ तक कि ग्रीक और अरब यात्रियों के विवरण, उन सब में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मिसाल के तौर पर 11वीं सदी के एक प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता ने भी अपनी यात्राओं में इस पुल जैसी संरचना के बारे में लिखा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग इस रास्ते के बारे में जानते थे और ये एक मानी हुई भौगोलिक वास्तविकता थी। चलिए, अब समय के पहिए को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाते हैं और सीधे साल 2002 पर आते हैं। अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इन तस्वीरों में रामेश्वरम के तट से लेकर मन्नार द्वीप तक एक बिल्कुल साफ 48 किलोमीटर लंबी पथरीली श्रृंखला दिखाई दी। नीले समंदर के बीच बनी ये एकदम सीधी रेखा किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी थी। अंतरिक्ष की उस ऊंचाई से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो भूभागों को जोड़ने के लिए किसी ने समंदर के अंदर एक लकीर खींच दी हो। खैर, इसने वैज्ञानिकों को भी इसे करीब से देखने पर मजबूर कर दिया। इन तस्वीरों के आने के बाद तो मीडिया में जैसे एक तूफान सा आ गया। लेकिन नासा ने जल्द ही इस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये सैटेलाइट तस्वीरें पूरी तरह असली हैं, लेकिन ये किसी मानव निर्मित ढांचे की पुष्टि नहीं करती। दिलचस्प बात पता है क्या है? उन्होंने जानबूझकर ना तो इसके मानव निर्मित होने की पुष्टि की और ना ही इसका खंडन किया। अब इस बयान ने बहस को खत्म करने के बजाय और भी ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि सवाल उठने लगा कि अगर ये पूरी तरह प्राकृतिक है तो इसका आकार इतना सटीक कैसे हो सकता है। जब हम तैरने वाले पत्थरों के पौराणिक दावे को भूविज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो विज्ञान हमें प्यूमिस स्टोन यानी एक विशेष ज्वालामुखी चट्टान से परिचित कराता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पत्थर जो स्पंज की तरह हल्का हो। होता यह है कि जब ज्वालामुखी फटता है और उसका झाग तेजी से ठंडा होता है तो हवा के बुलबुले उसके अंदर ही फंस जाते हैं। इन चट्टानों में हवा से भरे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो इन्हें पानी पर प्रभावी रूप से तैरने में मदद करते हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र में इतिहास में ज्वालामुखी गतिविधियां रही हैं, इसलिए वो प्राचीन वर्णन भौतिक रूप से काफी हद तक संभव प्रतीत होते हैं। अब भूवैज्ञानिकों के बीच जो असल बहस है वो मुख्य रूप से दो तर्कों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, क्या ये सिर्फ समुद्री धाराओं और टेक्टोनिक हलचलों के कारण बनी एक पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है, या दूसरा, क्या ये एक प्राकृतिक सैंडबैंक है जिसे प्राचीन काल में मानव द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से बदला गया था। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि समुद्र की लहरों ने हजारों सालों में रेत को इस तरह इकट्ठा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क है कि शायद यहाँ पहले से ही कुछ उथला हिस्सा था जिसे इंसानों ने पत्थरों से पाटकर एक पुल का रूप दे दिया। जो शोधकर्ता इस मैन मॉडिफाइड यानी मानव द्वारा बदलाव वाले सिद्धांत का समर्थन करते हैं, वो कुछ बहुत ही अजीब भौगोलिक विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, रेत की परतों के ऊपर रखे हुए बड़े बड़े पत्थर। आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पहले भारी पत्थर जमते हैं और फिर उनके ऊपर हल्की रेत आती है, लेकिन यहाँ ये क्रम बिल्कुल उल्टा है। अगर ये पत्थर समंदर के ही होते तो वो रेत के नीचे दबे होते हैं ना।
साथ ही ये पत्थर वहां के स्थानीय पत्थरों से मेल भी नहीं खाते और इनकी सीध भी पूरी तरह से अप्राकृतिक लगती है। चलिए इस पॉइंट को और करीब से समझते हैं। इन पत्थरों की सटीक कार्बन डेटिंग करना वैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि पत्थर में कोई जैविक सामग्री नहीं होती। लेकिन इस क्षेत्र के आसपास जो मानव गतिविधियों के संकेत मिले हैं वो करीब 8 से 10,000 साल पुराने हैं। ये छोटी सी जानकारी इस पूरी कहानी की समय रेखा में एक और बेहद जटिल और रहस्यमय परत जोड़ देती है। जब हम यहाँ मिली प्राचीन इंसानी बस्तियों के निशानों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हजारों साल पहले एक उन्नत सभ्यता पनप रही थी। ये संरचना अचानक से पूरी तरह राजनीति के निशाने पर तब आ गई जब सेतु समुद्रम परियोजना की शुरुआत हुई। 1955 में जो महज एक शुरुआती विचार था, उसने 2005 में एक विशाल आधिकारिक परियोजना का रूप ले लिया। लेकिन जल्द ही 2007 आते-आते ये सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों में उलझ कर रह गई। ये वो दौर था जहां आधुनिक आर्थिक प्रगति और प्राचीन विरासत के बीच एक सीधा और तीखा टकराव देखने को मिला। एक तरफ देश के विकास को रफ्तार देने की मांग थी, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी एक धरोहर को बचाने की कोशिश। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा विशुद्ध रूप से एक इंजीनियरिंग समाधान के तौर पर बनाई गई थी। योजना ये थी कि पाक जलडमरू मध्य में ड्रेजिंग की जाए, यानी समंदर के तल के खुदाई करके मिट्टी और चट्टानों को हटाया जाए ताकि जहाज़ों के निकलने के लिए एक गहरा रास्ता बन सके। इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट सीधे जुड़ जाते। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े जहाज़ों को श्रीलंका का लंबा चक्कर लगाने से बचाना था, जिससे भारी मात्रा में ईंधन और समय की बचत हो सकती थी। आर्थिक नजरिए से सोचें तो यह समुद्री व्यापार में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला कदम लग रहा था। ड्रेजिंग के बचाव में तत्कालीन सरकार की ओर से अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि रामायण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अब इस एक बयान ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जिसके चलते अंततः सरकार को यह हलफनामा वापस लेना पड़ा और कानूनी लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई। यहां से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राम सेतु सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक करोड़ों लोगों की आस्था का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जिसे आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इस परियोजना का विरोध केवल धार्मिक भावनाओं तक ही सीमित नहीं था। पर्यावरणविदों ने भी इसको लेकर बहुत ही गंभीर चेतावनियां दी। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में खुदाई करने से वहां का नाजुक समुद्री जीवन तबाह हो सकता है, दुर्लभ मूंगे की चट्टानें नष्ट हो सकती हैं और सबसे खतरनाक बात, समुद्री धाराएं बदलने से भविष्य में सुनामी का खतरा भी भयानक स्तर तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि इस प्राकृतिक ढाल को तोड़ने से स्थानीय आजीविका और पर्यावरण दोनों ही गहरे संकट में पड़ जाएंगे। इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों को अगर हम एक साथ मिलाएं तो कुछ मानव विज्ञानियों ने एक बहुत ही शानदार विचार सामने रखा है। उनका मानना है कि ये प्राचीन ग्रंथ शायद हिम युग के अंत की एक एनकोडेड मेमोरी यानी कूटबद्ध स्मृति हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बदलते समुद्री स्तर के बीच सुरक्षित मार्गों और पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण ज्ञान को सदियों तक सुरक्षित रखने का एक बेहद उन्नत तरीका था। ये नजरिया विज्ञान और आस्था के बीच की उस गहरी खाई को पाटने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। अंततः समंदर की लहरों के नीचे खामोशी से खड़ा ये रुका हुआ स्मारक आज भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या राम सेतु महज पत्थरों की एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, या फिर यह प्रकृति और मानव इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय संगम है? ये एक ऐसा मौन गवाह है जो आज भी ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी सभ्यता की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। रहस्य चाहे जो भी हो, पर यह तय है कि ये सेतु आने वाले न जाने कितने सालों तक इंसान की कल्पनाओं को इसी तरह बांधे रखेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।